हेलो गाइज, नमस्कार आप लोगों को। एक बार फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं आप लोगों के बीच चैप्टर का अगला पड़ाव को लेकर के। अभी तक जो हम लोग देखे थे कोलॉइडल सॉल्यूशन का 10वां कैरेक्टर देख रहे थे, चार्ज से रिलेटेड, और उसी से रिलेटेड चार्ज की उत्पत्ति कैसे होती है वो भी पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा। तो उन सारे बातों की जानकारी हम लोग वहां पर ले लिए। अब उस चार्ज से रिलेटेड और क्या कौन सा फेनोमेनन कंप्लीट हो रहा है, कौन सी घटनाएं घटित हो रही है, उसी से रिलेटेड हम लोग यहाँ पर देखते हैं अगला फैक्ट कैरेक्टर। तो मतलब 10वां नंबर सब आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग। 11वां नंबर वो है इलेक्ट्रोफोरेसिस। वैद्युत अनुगमन। कहता है जब किसी कोलाइडिविलियन में धातु के 2 इलेक्ट्रोड को व्यवस्थित कर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है, तब क्या होता है? तो डिस्पर्सन मीडियम अस्थिर रहता है तथा डिस्पर्स्ड फेज गतिशील हो जाता है। ये 2 काम होता है। यह घटना वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण संपन्न होता है। कि कोई भी कोलॉइडल सॉल्यूशन में धातु का 2 प्लेट लेकर के एक कैथोड और दूसरा एनोड बना करके इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराते हैं तो वहां पर कुछ हरकत होता है। डिस्पर्सन मीडियम कांस्टेंट रहता है, डिस्पर्सन मीडियम हिलता डुलता नहीं है। उसमें जो उपस्थित डिस्पर्स्ड फेज है, जो घुल्य है, घुल्य के अणु जो है कि इधर उधर घूमना फिरना चालू करेगा, मोशन में आ जाएगा। अब इसका रीजन क्या है? तो रीजन है विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। ये प्रमुख कारण यहाँ पर पूछा जाए तो उसका जो है विद्युत क्षेत्र का प्रभाव। जो प्लेट हम लगाएं इलेक्ट्रिक करंट डालने के लिए, इलेक्ट्रोड, उसी का अपना विद्युत क्षेत्र होगा। तो उस विद्युत क्षेत्र के कारण, चूंकि हम लोग ये जानते हैं कि कोलॉइडल सॉल्यूशन यदि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है तो उसमें जो भी प्लेट, दोनों प्लेट जो डालते हैं, सेम चार्ज वाला में आयन में क्या होगा? रिपल्सन फोर्स लगेगा, विकर्षण बल, और असमान आवेश रहेगा तो आकर्षण बल लगेगा। तो वो विद्युतीय क्षेत्र उसमें अपना आकर्षण या विकर्षण बल लगाएगा और उसके बाद एक तरफ से पार्टिकल को धक्का मारेगा, दूसरी तरफ से पार्टिकल को आकर्षित करेगा, तो उस ओर पार्टिकल जाना चालू करेगा। तब डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स या कण विपरीत आवेश
युक्त इलेक्ट्रोड की ओर जाना प्रारंभ करता है तथा प्लेट के पास जमा हो जाता है। इस घटना को इलेक्ट्रोफोरेसिस कहा जाता है तथा इस दौरान किए गए कार्य को सेडिमेंटेशन पोटेंशियल कहा जाता है। तो जो कार्य होगा उसको कहेंगे सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, और ये घटना जो कंप्लीट हो रहा है इसको कहेंगे इलेक्ट्रोफोरेसिस या विद्युत अनुगमन। तो इतना सारा हम लोग कंडीशन बता दिए, क्या क्या होता है, क्या क्या प्रक्रिया कंप्लीट होता है। इसको पहले लिख ले, फिगर के द्वारा दिखलाते हैं इसको। हो गया? मिटा दो। अब इसका फिगर देखते हैं हम लोग। यहाँ के कोलोइडल सॉल्यूशन लिए हैं। अब इसमें जहां था इसका पार्टिकल्स बिखरा हुआ है, डिस्पर्स्ड फेज का डिस्पर्सन मीडियम तो दिखलाई पड़ गया। अब डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल्स जहां तहां पड़ा हुआ है। ठीक है। अब इसी फिगर को हम लोग एक और बार रिपीट कर लेते हैं।
अब यहाँ पर जाकर के जो है कोलॉइडल सॉल्यूशन वही चीज है, वही सेम बर्तन है, सब कुछ वही है। अब यहाँ पर सारा पार्टिकल्स आके जमा यदि हो जाता है, यदि पॉजिटिव चार्ज होगा तो नेगेटिव चार्ज प्लेट पर जमा होगा, और नेगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव पर जमा होगा। कुछ इधर जाते हुए भी नजर आएगा पार्टिकल्स, गौर करके देखा जाएगा माइक्रोस्कोप से सहायता से, तो देखा जाएगा पार्टिकल्स इधर से जा भी रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये है बिफोर इलेक्ट्रोफोरेसिस और ये है आफ्टर इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस यहाँ पर कंप्लीट हुआ नहीं था और यहाँ कंप्लीट हो गया। तो इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराते हैं तो अपोजिट चार्ज प्लेट पर आकर्षित होकर जमा हो रहा है। यहाँ पर देखिए कहीं जमा नहीं हो रहा है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो ये जाकर के मन हरकत में आएगा, अपना मोशन में आएगा। अब मोशन में आकर के अपोजिट चार्ज प्लेट नेगेटिव प्लेट पर क्या हो रहा है, जमा हो रहा है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के पहले है और ये इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद है। लिखिए इसको। हो गया। अब बाय द वे यहाँ पर ऑब्जेक्टिव में डाल दिया ये फोटो और कहेगा क्या किस घटना से रिलेटेड है, तो वो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। किस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, हिंदी में वैद्युत अनुगमन। हिंदी चेंज हो सकता है लेकिन इंग्लिश चेंज नहीं होता है। हिंदी में थोड़ा सा नाम और भी कुछ चेंजिंग किया जा सकता है। चलिए, तभी तक हम लोग 11वां नंबर देख रहे थे। अब 12वां नंबर, इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस, वैद्युत परासरण। तो परासरण की प्रक्रिया हम लोग देखे थे पीछे सॉल्यूशन चैप्टर में। क्या बताए थे वहां पर कि दो अलग अलग सांद्रण वाले सॉल्यूशन को लेंगे और उसको जाकर के जो है कि एक ही बर्तन में रखना है, लेकिन बीच में दोनों को सेपरेशन के लिए क्या करते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली डालेंगे। एक साइड लो कॉन्सेंट्रेशन, दूसरे साइड हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन रख दिए। अब उसके बाद वहां पर क्या होता था कि लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन का जो सॉल्वेंट है उस झिल्ली से होकर के हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन की ओर प्रस्थान करता था। यहां भी प्रस्थान करेगा, वही काम होगा, लेकिन अंतर यहां पर क्या है कि यहां पर जाकर के जो है कि हमको इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तब यहां पर करवाते हैं। तो ये घटना कहलाता है, वहां ऑस्मोसिस कहलाता है, यहां इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस कहा जाता है। जब दो अलग अलग सांद्रण युक्त कोलाइडी विलयन को एक बर्तन में अर्ध पारगम्य झिल्ली
के सहायता से एक दूसरे से अलग रखा जाता है, तब क्या हो रहा है, सॉरी, रखा जाता है। तत्पश्चात विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है। तब पहला काम होगा कि डिस्पर्सन मीडियम गतिशील हो जाता है, तथा डिस्पर्स्ड फेज अस्थिर रहता है। जिसके परिणाम स्वरूप निम्न सांद्रण वाले घोल का डिस्पर्सन मीडियम झिल्ली के छिद्र से होते हुए दूसरे विलयन की ओर प्रस्थान करते हैं। इस घटना को इलेक्ट्रोऑस्मोसिस कहा जाता है, जबकि इस दौरान किए गए कार्य को स्ट्रीमिंग पोटेंशियल कहा जाता है। तो जितना कार्य होगा संपन्न उसको कहेंगे स्ट्रीमिंग पोटेंशियल, और यह घटना कहलाएगा इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। यहाँ क्या क्या रहा है, तो डिस्पर्सन मीडियम गतिशील हो जाता है, डिस्पर्स्ड फेज अब कांस्टेंट, उसका अपोजिट इलेक्ट्रोफोरेसिस का अपोजिट रहेगा। उसके बाद वहां कहलाया जाता था सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, जो वर्क डन होता था, यहाँ कहते हैं इसको स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। वहां कहलाता था इलेक्ट्रोफोरेसिस, वहां सॉल्यूशन एक लेते थे, यहाँ सॉल्यूशन दो लेते हैं। तो ये सब यदि डिफरेंस भी यदि पूछता जल्दी नहीं है, लेकिन यदि पूछे, खासकर सीबीएसई बोर्ड में अक्सर पूछता है सब चीज को, तो वहां पर हम 3-4 पॉइंट यहाँ पर दे सकते हैं कि इलेक्ट्रोऑस्मोसिस की प्रक्रिया जो है दो सॉल्यूशन के बीच कराया जाता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस हमेशा एक ही सॉल्यूशन में होता है। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट जब पास किया जाता है तो उसमें डिस्पर्सन मीडियम उसमें कांस्टेंट रहता था, डिस्पर्स्ड फेज गतिशील होता था। इसमें डिस्पर्सन मीडियम गतिशील है, डिस्पर्स्ड फेज क्या है, कांस्टेंट।
इसके अलावा यहाँ पर छिद्र से होकर के जो है कि हमको जब डिस्पर्सन मीडियम दूसरे सॉल्यूशन की ओर जा रहा है तो उसको कहते हैं इलेक्ट्रोऑस्मोसिस। और वहाँ क्या था, डिस्पर्स्ड फेज का पार्टिकल जो है अब अपोजिट चार्ज वाले प्लेट पर जब जमा होता है या जमा होने का प्रयास करता है तो वो कहलाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें वर्क डन जो है वो कहलाता है सेडिमेंटेशन पोटेंशियल, और इसमें जो वर्क डन है ये कहलाता है स्ट्रीमिंग पोटेंशियल। बस इतना अंतर काफी है। तो जो परिभाषा देखे बस उसी में से अंतर हम आराम से बना सकते हैं। फिगर देखते हैं। एक बड़ा ऐसा बर्तन लिए, बीच में अर्धपारगम्य झिल्ली लिए। अब यहां पर सॉल्यूशन जो ले रहे हैं अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन लेंगे। तो अंतर दिखलाए पड़ना चाहिए दोनों में। फिगर में आज दिखला रहे हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब यहां पर सॉल्यूशन फर्स्ट, इसका सांद्रण निम्न है। ये सॉल्यूशन सेकेंड है, उच्च सांद्रण है। अब यहां पर ये जो है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके बाद यहां पर अब जाके एक प्लेट एडजस्ट किए। इस सॉल्यूशन इधर से भी अब इलेक्ट्रिक करंट जैसे पास करेंगे तो इस प्लेट से होकर के जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ सॉल्यूशन में पास होगा तो जिसका रिजल्ट क्या होगा, अभी यहाँ लो कॉन्सेंट्रेशन वाला सॉल्यूशन का पार्टिकल्स छिद्र से होकर के जो डिस्पर्सन मीडियम है वो इसमें प्रवेश करना चाहेगा या प्रवेश करेगा। तो ये प्रवेश करने की प्रक्रिया जो है, मतलब डिस्पर्सन मीडियम के प्रवेश की प्रक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस। ये था इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस का प्रोसेस। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रो ऑस्मोसिस भी कंप्लीट किए। अब हम लोग देखते हैं, फिगर देख लीजिए, सब कुछ समझ लीजिए। उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरा पॉइंट, अगला पॉइंट मतलब 13वां नंबर हो गया।
कोएगुलेशन, स्कंदन, इस घटना को फ्लोकुलेशन या प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण भी कहा जाता है। होता यहां पर क्या है, कहता है जब किसी कोलाइडी विलियन में अधिक मात्रा में वैद्युत अपघट्य डाला जाता है तब विलियन के डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स अवक्षेप के रूप में विलियन से अलग हो जाता है। इस घटना को स्कंदन कहा जाता है। यह प्रक्रिया जिन आयनों के प्रभाव में पूर्ण होता है उसे फ्लोकुलेटिंग आयंस कहा जाता है। एग्जाम्पल, दूध में नींबू का रस डालने पर दूध का फटना, ब्लड को हवा के संपर्क में लाने पर ब्लड का थक्का जमना इत्यादि। तो हम लोग ऐसा एक्सपेरिमेंट कई एक बार कर चुके हैं और होते रहता हम लोग के लाइफ में कि दूध में कोई खट्टा पदार्थ चला गया तो दूध जो है तुरंत फट करके थक्का बन जाता है। नींबू का रस डाल दें, छेना का पानी डाल दें, कुछ भी उस प्रकार का पदार्थ उसमें डालते हैं तो वो क्या होता है, उसका जो प्रेसिपिटेट बन जाता है, मतलब जो डिस्पर्स्ड फेज का जो पार्टिकल्स है वो डिस्पर्सन मीडियम से अलग हो करके जमा हो जाता है। तो ये जा करके जो है कि हमको जिस आयन के प्रभाव के कारण होता है, मतलब वही जो नींबू का रस डाले या जो भी इलेक्ट्रोलाइट डाले हैं, वहाँ इलेक्ट्रोलाइट लिखे विद्युत अपघट्य, तो कि जब विद्युत अपघट्य डाले तो उसका जो आयन के कारण ऐसा होगा तो उस आयन को हम लोग कहेंगे फ्लोकुलेटिंग आयन और ये प्रोसेस कहलाएगा स्कंदन। ठीक है। अब उसके बाद
प्रश्न ये उठता है कि खाली बस इसी कारण से होता है या और कोई कारण से होता है, तो उसको भी हम लोग देखते हैं। पहले इसको लिख लीजिए। हो गया? स्कंदन की घटना निम्नांकित अन्य कारणों से भी प्रभावित होकर संपन्न होता है। जैसे तो यहां पर कोलाइडी विलयन को उच्च तापक्रम पर उबालने के पश्चात भी स्कंदन संपन्न होता है। दूसरा है कोलाइडी विलयन में विपरीत आवेश युक्त अन्य विलयन को डालने के पश्चात भी कोएगुलेशन संपन्न होता है। तो पहला जाकर के हमको यदि उसमें उनको उच्च तापक्रम पर उबालते हैं, बॉयल करते हैं, तब कोएगुलेशन हो सकता है। दूसरा जाकर के जो है कि हमको कुछ विलयन को जाकर उसमें कुछ अन्य विलयन डालते हैं जिसमें अपोजिट चार्ज हो। जैसे मान लो कोई पॉजिटिव चार्ज वाला सॉल्यूशन है, अब उसमें नेगेटिव वाला डाल दिए, तो नेगेटिव वाला डालने के बाद वो नेगेटिव वाला पार्टिकल जो है पॉजिटिव वाले पार्टिकल को अपनी ओर आकर्षित करेगा और थक्का बना देगा। इस प्रक्रिया को म्यूचुअल कोएगुलेशन भी कहा जाता है। कोएगुलेशन तो है ही, लेकिन स्पेशली कहा जाता है। तीसरा कारक हो सकता है कि जब कोलाइडी विलयन का डायलाइसिस कराया जाता है, तब भी स्कंदन की प्रक्रिया संपन्न होती है। और लास्ट, जब कोलाइडी विलयन का इलेक्ट्रोफोरेसिस
कराया जाता है। तब भी स्कंदन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो ये सारा प्रोसेस है। स्कंदन को संपन्न होने का मतलब ये चारों अलग अलग, मतलब इलेक्ट्रोलाइट को तो डालते ही, जो परिभाषा हम देखे कि कोई विद्युत अपघट्य डालेंगे तब जाकर हमको होगा अधिक मात्रा में डालने के बाद, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या घटना कंप्लीट करावे जो स्कंदन हो सकता है। तो इसमें 4 महत्वपूर्ण यहाँ पर घटनाएं आई। इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद भी हो सकता है, डायलिसिस के बाद भी हो सकता है, या कोई विपरीत आवेश युक्त अन्य विलयन को उसमें डालते हैं तो भी म्यूचुअल कोएगुलेशन होता है। और उसके बाद जाकर के जो एक हमको एक यहाँ पर कि उच्च तापक्रम पर जब उसको उबालते हैं तब भी कोएगुलेशन होता है। इस प्रकार से कोएगुलेशन की प्रक्रिया इन सभी फैक्टर पर डिपेंड करता है। यहाँ तक हम लोग देखें कोएगुलेशन को। अब इससे रिलेटेड और भी टॉपिक है, कोएगुलेशन पावर और हार्डे-सोल्ज का नियम। इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे और उसके बाद तब फिर इसका प्रोटेक्शन भी देखेंगे और गोल्ड नंबर को भी देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।